हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। देखिए चैप्टर जो हमारा 1 है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो हम देखेंगे, इसमें आपको 3 से 4 बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देखिए जो बीजांड होता है यानी जो ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर आपने देखी है, बीजांड की संरचना के अंदर कई सारे बीजांडकायी ऊतक यानी कि न्यूसेलस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं बीजांडकायी ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है यानी मेगा स्पोरेंजियम सेल पाई जाती है। तो किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर आप पाएंगे कि जो न्यूसेलस टिश्यू होते हैं अर्थात जो बीजांडकायी ऊतक होते हैं, उन बीजांडकायी ऊतकों की में जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है वह पाई जाती है। अर्थात जब भी आप किसी भी ओव्यूल्स या बीजांड की संरचना के अंदर देखेंगे तो उनमें बीजांडकायी ऊतक होते हैं और उन्हीं बीजांडकायी ऊतकों में गुरु बीजाणु कोशिका मुख्य रूप से पाई जाती है। और यही जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। अब आपको पता है कि जो मियोसिस डिवीजन होता है अर्थात जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है कि अनइक्वल डिवीजन होता है यानी कि असमान प्रकार से विभाजन होता है। सपोज करिए जैसे आप देखे होंगे कि माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन में, तो समसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है उसमें किसी भी कोशिका का समान प्रकार से विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिंगल सेल है, तो इस सिंगल सेल में यदि मान लीजिए मियोसिस होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा, जैसे एक कोशिका से मान लीजिए 4 कोशिका बन गई, तो ये अनइक्वल डिवीजन हो गया। वहीं मान लीजिए यदि समसूत्री विभाजन हो रहा है, किसी भी सेल में यदि समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उसमें एक सेल से यदि एक सेल है तो इसमें से पहले 2 सेल बनेगी, 2 से फिर 4 सेल बनेगी, 4 से फिर 8 सेल बनेंगे, 8 से फिर 16 सेल बनेंगे। तो समसूत्री विभाजन समान प्रकार का विभाजन होता है। और इसमें आपको याद रखना है कि जब भी समसूत्री विभाजन होता है 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से डबल कोशिकाएं यानी एक समान क्रम में कोशिकाओं का निर्माण होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल से ही 4 सेल का निर्माण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है किसी भी बीजांड की संरचना के अंदर, उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है उस एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है। और उन 4 गुरु बीजाणु कोशिकाओं में से जो 3 कोशिकाएं बनेगी, 3 कोशिकाएं तो नष्ट हो जाएगी, केवल एक ही सक्रिय क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचेगा। कहने का मतलब यह है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें आप पाएंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मान लीजिए हमारे पास एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, मियोसिस होगा यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। तो इसमें से मान लीजिए 4 कोशिकाएं बनेगी, तो इन चारों कोशिकाओं में से केवल एक ही कोशिका सक्रिय यानी कि एक्टिव होगी। तो एक तो क्या होगी, एक्टिव या सक्रिय होगी, और जो बाकी 3 कोशिकाएं बनी हैं, ये बाकी तीनों कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती है यानी कि बनने के बाद नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें से एक एक्टिव यानी कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जो किसी भी बीजांड के अंदर पाई जाती है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 ऊपर की तीनों कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है, केवल एक ही सक्रिय क्रियात्मक गुरु बीजाणु बचा है, जिससे हम क्या कहेंगे, सक्रिय क्रियात्मक गुरु बीजाणु। तो एक ही कोशिका सक्रिय होती है जिसको हम क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। अब आप देखिए कि यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद का यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो पूरी की पूरी इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि जब एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से यदि भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम एक बीजाणुक भ्रूण कोश परिवर्धन या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। समझिए यहां पे थोड़ा सा कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से, चूंकि यहां पे एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु बन चुका है, अब यदि इस एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से
किसी भ्रूण कोश का या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो इसको हम एक बीजाणुक भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं, या इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। मतलब किसी भी यदि क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है तो इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। अब इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में ही स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्रियात्मक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट किया था, जिस कारण से इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन भी कहते हैं। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की भी खोज की थी। तो स्ट्रासबर्गर जो साइंटिस्ट हैं बेसिकली आप पाएंगे कि इन्होंने पॉलीगोनम पादप में सबसे पहले इसके बारे में बताया, इसीलिए इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन भी कहते हैं। अब आप देखिए कि यही जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु है, यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही किसी भी भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बीजांड के अंदर जो गुरु बीजाणु कोशिका होती है उस गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 कोशिकाएं बनती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और केवल एक ही एक्टिव सेल बचती है, जिसको हम क्रियात्मक गुरु बीजाणु कहते हैं। और यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही किसी भी भ्रूण कोश के निर्माण के लिए या किसी भी मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका मानी जाती है। अर्थात यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु एक ऐसी कोशिका है जो आगे चल के एक परिपक्व भ्रूण कोश का यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का अर्थात फीमेल गैमीटोफाइट्स का डेवलपमेंट करती है। तो इसको हम प्रथम कोशिका मानते हैं किसी भी क्रियात्मक गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए। तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु को हम भ्रूण कोश के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका मानते हैं। अब इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस यदि आप देखेंगे तो जब भी फीमेल डेवलपमेंट की बात आती है तो फीमेल गैमीटोफाइट्स के डेवलपमेंट की बात आती है तो इसमें आप पाएंगे कि मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन समान प्रकार से विभाजन होता है। जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो आपको 2 चीजें याद रखनी है कि समसूत्री विभाजन यदि हो रहा है तो उसमें सबसे पहले किसका विभाजन होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्रक का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि केंद्रक का विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन जब भी होगा सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद फिर कोशिका द्रव्य का यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो जो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म के विभाजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो दोनों को आपको याद रखना है, कई बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें सबसे पहले जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है उसमें प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। और आपको यह याद रखना है कि पूरे के पूरे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के निर्माण की या विकास की जो प्रक्रिया होती है इसमें 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन समान प्रकार से होता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। यदि एक केंद्रक होगा उसके अंदर तो उससे 2 केंद्रक बनेंगे। तो यहां पे आप पाएंगे कि हमारे पास एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका है और इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होगा। तो इस क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। जैसे इसमें प्रथम समसूत्री विभाजन होगा, अंदर का जो केंद्रक है वो डिवाइड हो जाएगा और 1 से 2 केंद्रक यहां पे बन जाएंगे। अब चूंकि यहां पे 2 केंद्रक वाली अवस्था बन चुकी है, जिस कारण से इसको हम 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश कहेंगे, यानी 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियोसाइक इसको कह सकते हैं। तो ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद यहां पे बन चुका है, अर्थात 2 कोशिकीय भ्रूण कोश का निर्माण हो चुका है, इसलिए इसको हम 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश कहेंगे। इसके बाद देखिए फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा। चूंकि यहां पे टोटल 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, आपको याद रखना है। जैसे आपने मेल गैमीटोफाइट्स में देखा था कि वहां पे टोटल 2 बार समसूत्री विभाजन होता था, लेकिन यहां पे 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। तो पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ तो 1 से 2 केंद्रक बन गए। फिर जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो इस 2 केंद्रक से आप पाएंगे कि यहां पे 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो इस भ्रूण कोश के अंदर आप पाएंगे कि 2 यहां पे केंद्रक थे, तो 2 केंद्रकों से यहां पे 4 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। अब इस प्रकार आप पाएंगे कि जब 4 केंद्रकीय अवस्था वाला भ्रूण कोश बन चुका है
तो इसको हम 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे 4 केंद्रक वाला भ्रूणकोश का निर्माण हो चुका है, इसलिए इस अवस्था को हम कहेंगे 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब देखिए यहां पे फिर से होगा तीसरा समसूत्री विभाजन। तो जब तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो अभी यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रकों की संख्या कितनी है, 4 है। तो जैसे ही तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पे फिर से केंद्रक का विभाजन होगा। तो 4 यहां पे केंद्रक थे, तो यहां पे अब अगले स्टेप में आप आएंगे तो 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 4 केंद्रक ऊपर की ओर और 4 केंद्रक नीचे की ओर। आप इसके पहले भ्रूणकोश की संरचना भी देख चुके हैं। जब हमने आपको बीजांड की संरचना पढ़ाई है तो वहां पे हमने आपको भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की भी पूरी की पूरी जो संरचना होती है वो भी हमने आपको वहां पे समझा दिया था। तो यदि आप भ्रूणकोश की संरचना देखे होंगे तो भ्रूणकोश की संरचना में 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। तो यहां पे हमारे पास 8 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। तो देखिए जो भ्रूणकोश का ऊपरी वाला सिरा होता है यह निभाग या चलाजा कहलाता है, जबकि जो नीचे वाला सिरा होता है इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार सिरा। तो देखिए 4 केंद्रक जो है ऊपर की ओर होते हैं निभाग सिरे पर और 4 केंद्रक कहां होते हैं, बीजांड द्वार सिरे पर। अब देखिए 3 बार यहां पे समसूत्री कोशिका विभाजन हो गया है और तीनों ही बार यहां पे आप पाएंगे कि केंद्रकों का विभाजन हुआ है। अब इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो अगले स्टेप में जैसे ही आप जाएंगे, अगले स्टेप में ये जो पूरे के पूरे नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं यानी जो न्यूक्लियस या केंद्रकों की संख्या है ये एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाएंगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी आपको 4 न्यूक्लियस ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं और 4 न्यूक्लियस नीचे की ओर, लेकिन अगले स्टेप में ये कुछ दूसरे प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। 3 न्यूक्लियस ऊपर की ओर बचेंगे, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं और नीचे के साइड 3 न्यूक्लियस या 3 केंद्रक आ जाते हैं। अब इसके बाद समसूत्री विभाजन में आपने देखा कि पहले केंद्रकों का विभाजन तो हो चुका, अब इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो जैसे ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा इस भ्रूणकोश पर, कोशिका द्रव्य का जैसे ही विभाजन होता है उसमें भित्ति निर्माण होती है। तो भित्ति निर्माण जैसे ही होती है सभी न्यूक्लियस के ऊपर आप पाएंगे कि भित्ति का निर्माण हो चुका होता है, जिस कारण से अलग अलग कोशिकाएं भी इनमें आपको नजर आने लगती है। तो इस संरचना में आप पाएंगे कि भित्ति का निर्माण जैसे ही हो जाएगा अर्थात कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हो जाएगा तो कई सारी कोशिकाओं का भी निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार से जब एक परिपक्व भ्रूणकोश बन जाएगा तो उसमें आप पाएंगे कि ऊपर की साइड 3 कोशिकाएं होती है, जबकि बीच में 1 कोशिका होती है और नीचे की साइड भी 3 कोशिकाएं होती है। और इस एक परिपक्व जो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट्स की संरचना है इसमें आप पाएंगे कि ऊपर की ओर जो तीनों की तीनों कोशिकाएं होती है इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, इनकी संख्या होती है 3। इनको हम इंग्लिश में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके बाद जो बीच वाली सेल होती है जिसको हम केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल कहते हैं, जबकि नीचे की ओर 3 कोशिकाएं हैं। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका इसको हम कहते हैं अंड कोशिका, इसको इंग्लिश में हम एग सेल बोलेंगे। एग सेल की संख्या होती है 1 और एग सेल के बाजू में यानी एग सेल के दोनों साइड आप पाएंगे कि सहायक कोशिकाएं होती है। इन सहायक कोशिकाओं को हम सिनर्गिड सेल कहते हैं। इंग्लिश में इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सिनर्गिड सेल कहते हैं। तो मुख्य रूप से 7 कोशिकाएं होती है किसी भी परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर। तो किसी भी मैच्योर जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है उसके अंदर आपको 7 कोशिकाएं नजर आएगी और 8 केंद्रक नजर आएंगे। तो 7 कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिका हो गई, तो देखिए ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हो गई। इन तीनों कोशिकाओं को हम प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेल अभी कितने हुए, 3। इसके बाद देखिए ये जो बीच वाली पूरी की पूरी कोशिका जिसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं या सेंट्रल सेल कहते हैं, इनकी संख्या होती है 1। तो अभी कितने हो गए, 3 और 1 4 कोशिकाएं हो गई। और नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं हैं, एक तो अंड कोशिका और 2 यहां पे सहाय कोशिका यानी कि सिनर्गिड सेल हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे 3 कोशिकाएं ये हो गई, 3 ऊपर की ओर और 1 बीच में, यानी टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 7। इसके अलावा यदि हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अर्थात यहां पे कुल केंद्रकों की संख्या की बात करते हैं तो देखिए इन ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर 1-1 केंद्रक होते हैं, अर्थात 3 केंद्रक ये हो गए। बीच में 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुव केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या इनको हम द्वितीयक केंद्रक भी आगे चल के बोलते हैं।
तो द्वितीयक केंद्रक या ध्रुव केंद्रक की संख्या होती है 2। तो इस प्रकार से नीचे की ओर भी पाएंगे आपकी अंड कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और एक एक केंद्रक दोनों सहायक कोशिका या सिनर्गेट सेल के अंदर होते हैं। तो कुल मिला के टोटल नंबर आप यहां पे न्यूक्लियस कितने हो गए 8। तो किसी भी मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट्स अर्थात किसी भी परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष के अंदर आप पाएंगे कि 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। तो यहां पे आपने देखा सबसे पहले कि जो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि बीजांड की जो संरचना होती है उसके अंदर बीजांडकाई ऊतक होते हैं जिनमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनती है जिसमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती हैं, जबकि एक एक्टिव यानी कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से आप पाएंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु सबसे पहले मात्र कोशिका होती है जिसमें आप पाएंगे कि समसूत्री विभाजन होता है। पहला समसूत्री विभाजन जिस कारण से एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है, फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से यहां पे 4 केंद्रक बन जाएंगे, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है और फिर ये केंद्रक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाते हैं और इसके बाद फिर आप पाएंगे कि जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, यहां पे यानी साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो समसूत्री विभाजन में आपने देखा कि केंद्रकों का विभाजन होता है और फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म का जैसे ही डिवीजन होगा ये जो 8 के 8 कोशिकाओं के अंदर जो यहां पे आप पाएंगे कि ये जो 8 केंद्रक बने हैं इन केंद्रकों के ऊपर भित्ति का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से एक परिपक्व भ्रूणकोष या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक यहां पे मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो एक परिपक्व भ्रूणकोष या मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है उसमें 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।